Hello friends, welcome back to our YouTube channel Rising Bull. So this is the third part of demand and supply. तो इससे पहले हमने दो और पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट है कि वे ऑफ ट्रेडिंग। वहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कब कब हमें यूज़ करना चाहिए और उसको कैसे हमें यूज़ करना चाहिए। और सेकंड पार्ट है कि हाउ टू रीड दी कैंडल्स। तो वहाँ पर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल एंड रेड एक्साइटिंग कैंडल की कब कब वो फॉर्म होती है और क्या हमें वो इंडिकेशन देती है और वो फॉर्म कैसे होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। इन दिस वीडियो विल डिस्कस कि हाउ पेंडिंग ऑर्डर वर्क्स। मतलब कि पेंडिंग ऑर्डर है वो काम कैसे करते हैं, कौन पेंडिंग ऑर्डर लगाता है, कहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर होते हैं और उस पेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर जो है उसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की ट्राई करते हैं। हम सबको पता होगा कि जो ऑनियन है उसकी प्राइस कभी कभी बहुत हाई होती है और कभी बहुत उसकी प्राइस लो होती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी डिमांड बहुत हाई होती है और जो सप्लाई है वो बहुत ही लो होती है। उसका मतलब क्या है कि जो बायर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है और सेलर से वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू बायर। अगर ऐसा कुछ होता है कि डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि जो ऑनियन की प्राइस है वो ऊपर जाएगी। और सेम सिचुएशन की अगर डिमांड लो है मतलब कि बायर्स कम है और एज कम्पेयर टू बायर्स सेलर्स ज़्यादा है, मतलब कि सप्लाई उसकी बहुत ही ज़्यादा है और बायर्स जो है वो कम है, तो क्या होगा कि जो ऑनियन की प्राइस है वो डाउन जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स के बीच में बहुत ही डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब कि कभी कभी डिमांड हाई हो जाती है तो प्राइस ऊपर जाती है और जब सप्लाई हाई हो जाती है तो प्राइस नीचे जाती है। अब इस एग्जांपल को हम स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं। अब पेंडिंग ऑर्डर्स को हम मार्केट की टर्म्स में समझते हैं। तो यहाँ पर पहले ये जो बेस कैंडल दिख रही है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल का हाई और कैंडल का लो उसका डिफरेंस बहुत ही कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है वो ग्रीन कैंडल हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका ओपन और उसका क्लोज दोनों का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ बायर्स है वो इंक्रीज हो गए हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ सेलर्स। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है सप्लाई। अब एक बात और हमें समझनी पड़ेगी कि अगर हम किसी स्टॉक के 1000 शेयर बाई करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1000 शेयर का ऑर्डर लगाते हैं कोई पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। लेकिन एक ही बार में वो जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। बट क्या होता है वहाँ पर कि पहले कुछ एक शेयर एग्जीक्यूट हुए, उसके बाद थोड़े बहुत शेयर एग्जीक्यूट हुए। मतलब कि ऐसे पार्ट्स में जो वो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ। कोई भी बड़ी बड़ी कैंडल है वो ज़्यादातर से रिटेलर नहीं बनाते हैं। वहाँ पर बड़ा हाथ जो होता है वो इंस्टीट्यूशन का होता है और जो इंस्टीट्यूशन होता है वो ऐसे बल्क में ऑर्डर लगाते हैं। और बल्क में ऑर्डर लगाते हैं वो हमारे जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर प्राइस पे ऑर्डर नहीं लगाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कोई एक रेंज में ऑर्डर लगाते हैं। किसी स्टॉक को उन्होंने अगर 100 पे बाई करना है तो ऐसा पर्टिकुलर 100 की प्राइस पे वो अपने सारे ऑर्डर्स नहीं लगाएंगे। वो क्या करेंगे कि 95 टू 100 के बीच में अपने सारे ऑर्डर्स लगाएंगे। अब यहाँ पर हम पहले तो ऐसा मान ले कि यहाँ से ऊपर से नीचे प्राइस आ रही थी, यहाँ पर कुछ एक कैंडल बनी और फिर हमारे पास ये एक बेस कैंडल मिली और उसके बाद हमें ये ग्रीन कैंडल मिली। तो उसका मतलब हमने ये निकाला था कि ये जो बेस कैंडल है वो हमें क्या इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर बायर सेलर की फाइट हुई है। और उसके बाद जो फाइट के बाद हमें रिजल्ट जो है वो क्या मिला है कि यहाँ पर बायर्स है वो विनिंग सिचुएशन में। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फाइट हुई है वो फाइट क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर जितनी डिमांड थी उसके सामने उतनी सप्लाई थी और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशन ने पहले से ही पेंडिंग ऑर्डर लगाए होंगे। अब पेंडिंग ऑर्डर लगाए होंगे तो यहाँ पर दूसरी
जो कैंडल है वो तो हमें इंडिकेशन दे रही है कि एक तरह से डिमांड इंक्रीज हो गई है, लेकिन ये ऑलरेडी जो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगाए हैं, अगर वो सारे एग्जीक्यूट हो जाते तो क्या होता कि वापस से ये प्राइस जो है वो नीचे चली जाती, लेकिन वो सारे एग्जीक्यूट डेफिनेटली नहीं हुए होंगे और वहाँ से अभी भी कुछ एक पेंडिंग ऑर्डर है वो बाकी रह गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये दूसरी कैंडल जो है वो ये इंडिकेशन दे रही है कि डिमांड अचानक से इंक्रीज हो गई। तो अब तक से हमने क्या समझा कि यहाँ पर ये जो बेस कैंडल हमें दिख रही है, वहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बेस कैंडल होती है वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं। अगर प्राइस कुछ एक रीजन से यहाँ से ऊपर से अगर नीचे आ जाए, यहाँ से अगर नीचे आ जाए तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर रहे होंगे वो पेंडिंग ऑर्डर वापस से एग्जीक्यूट होंगे। अब देखते हैं कि वो जो पेंडिंग ऑर्डर है उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको एग्जैक्टली प्रैक्टिकली अगर हम देखने चाहें कि मार्केट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या तो फिर वो वर्क कैसे करते हैं, तो आइए समझते हैं वो। यहाँ पर हमारे पास कुछ पहले ऐसा स्ट्रक्चर है। अब कुछ एक रीजन से ऊपर से प्राइस जो है वो 30 लाख सेलर से नीचे आ रही है। अब प्रीवियसली हमने ये समझा कि ये जो बेस कैंडल है वहाँ पर थोड़े बहुत पेंडिंग ऑर्डर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे कि वो जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको यूज़ करने की ट्राई करेंगे। अब जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि वहाँ पर थोड़े बहुत पेंडिंग ऑर्डर होंगे। लेटेस्ट टेक कि वहाँ पर 55 लाख पेंडिंग ऑर्डर है और प्राइस जो है वो 30 लाख सेलर के साथ नीचे आ रही है, तो क्या होगा कि जो 55 लाख जो पेंडिंग ऑर्डर है विच इज़ द ग्रेटर देन द 30 लाख सेलर, का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो बाइंग के ऑर्डर है वो ज़्यादा है सेलिंग के ऑर्डर से, तो क्या होगा कि प्राइस का एक मोमेंटम आएगा और डेफिनेटली वो अपसाइड मोमेंटम आएगा। अब वापस से प्राइस मान लो कि यहाँ तक गई है और उसके बाद 20 लाख सेलर के साथ प्राइस वापस से नीचे आ रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पर 55 लाख पहले पेंडिंग ऑर्डर थे, वहाँ से 30 लाख एग्जीक्यूट हो गए, अभी भी यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर बचे होंगे और अभी भी हमारे पास 25 लाख पेंडिंग ऑर्डर रिमेनिंग है और प्राइस जो है वो 20 लाख सेलर के साथ नीचे आ रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पर 25 लाख पेंडिंग ऑर्डर है वो ज़्यादा है सेलिंग ऑर्डर से, तो प्राइस डेफिनेटली अपसाइड एक मोमेंटम आएगा और वापस से प्राइस मान लो कि यहाँ तक जाती है और यहाँ से वापस से सेलर आ जाते हैं, प्राइस जो है वो 10 लाख सेलर के साथ नीचे आती है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर कितने होंगे, अब हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही बचेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सेलर्स है वो ज़्यादा है बायर्स। अगर सेलर्स ज़्यादा हो गए तो प्राइस डेफिनेटली अब क्या होगा कि प्राइस जो है वो ये हमारा जो यहाँ पर ये जो बेस कैंडल का नीचे वाली रेंज है डेफिनेटली उसको तोड़ के नीचे चली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जल्दी मिलेंगे पार्ट 4 में। वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न ऑफ जोन क्या होते हैं और डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कौन से पैटर्न हैं।